Professor Anand Kumar has some prior engagement, so without any further ado, I'd like to invite Sir for his lecture on education, Swaraj, and Gandhi. And after, if time permits, we shall take a few questions. Please, Sir, you can start your lecture. बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए ये बहुत सम्मान की और संतोष की बात है कि प्रोफेसर प्रकाशमणि त्रिपाठी जी और प्रोफेसर JS राजपूत जी के सानिध्य में आज हम लोग इस महान विश्वविद्यालय, जिसका अत्यंत उज्जवल भविष्य है और इसने एक नई तरह की पहल की है, इसके मंच से हम गांधी के संदर्भ में शिक्षा स्वराज और गांधी पर कुछ चर्चा करें। प्रोफेसर राजपूत ने, जो हमारे विद्यार्थी जीवन में प्री यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के शिक्षक भी थे, आपको गागर में सागर भरा है। इससे पहले आपके आदरणीय कुलपति जी ने बड़ी व्यवस्थित प्रस्तुति गांधी के विचार की, उसके दार्शनिक आधार की और उसकी प्रासंगिकता की। मैं अगले 20 मिनट में आपके सामने 9 बिंदुओं को रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि गांधी का जो शिक्षा स्वराज में योगदान था वो इस माने में अनूठा था कि उन्होंने हमारी प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच में एक वैज्ञानिक संतुलन बनाने का प्रयास किया। अपने समय के अन्य मनीषियों की तरह से उन्होंने चिंतन भी किया, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर, जाकिर हुसैन और गुरुकुल कांगड़ी जैसी परंपराओं का अनुसरण करते हुए अपने समय के सिद्ध शिक्षा शास्त्रियों की मदद से उन्होंने कुछ शिक्षा संबंधी प्रयोग भी किए और उन विश्वविद्यालयों की परंपरा में आज भी गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया और काशी विद्यापीठ वाराणसी का अभी भी वर्तमान है। मैं इसलिए ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि जैसे ही गांधी जी की चर्चा करिए, उनके ऊपर एक बड़ा सा बोझ डाल दिया जाता है महात्मा का। तो जैसे ही नई पीढ़ी के लोगों को बताया जाता है कि एक महात्मा की चर्चा हो रही है, तो नई पीढ़ी के लड़के लड़कियां कहते हैं कि ये महात्मा तो बहुत दूर हैं, हम तो जैसे हैं ऐसे ही बचे रह जाएं तो बहुत उपलब्धि मानी जाएगी, समय बड़ा खराब है और गांधी बनना तो बिल्कुल उल्टा रास्ता होगा। ये बिल्कुल भ्रम की बात है, क्योंकि जो गांधी के प्रभाव में आया वो नेल्सन मंडेला बन गया, मार्टिन लूथर किंग बन गया और अभी दलाई लामा भी बराबर यही कहते हैं कि मेरी जिंदगी के सार तत्व के तौर पर बुद्ध की शिक्षा और गांधी का आचरण। तो आप देखेंगे कि गांधी का खाली देश में नहीं दुनिया में प्रभाव इसलिए पड़ा कि गांधी, जो जैसा प्रोफेसर राजपूत ने भी कहा, जैसा वो समझते थे वैसा वो बोलते थे, जैसा वो बोलते थे वैसा जीने की कोशिश करते थे। दूसरी बात यह है कि गांधी ने शिक्षा को 3 लक्ष्यों से जोड़ा। सबसे बड़ा लक्ष्य उन्होंने रोजगार को नहीं माना, जो हम आपको बताते हैं शिक्षक के नाते या आपके अभिभावक बताते हैं, माता पिता और शुभचिंतक होने के नाते करियर बनाओ। गांधी ने बराबर इसके बारे में एक दूसरी दृष्टि रखी, चरित्र निर्माण। उन्होंने ये कोशिश की कि वो स्वयं अपने बच्चों, अपने अनुयायियों के बीच में इसको ला सकें। औपचारिक शिक्षा में जो संकट था अंग्रेजी राज के जमाने में, उसके 2 बड़े दोष थे। एक तो वो आत्महीनता पैदा करता था, हम कुछ नहीं हैं, हमारी सभ्यता कुछ नहीं थी, हम तो जब तक पश्चिम के रास्ते पर नहीं चलेंगे हमारा कोई उद्धार नहीं होगा, आत्महीनता। और दूसरे दिमागी गुलामी, मेंटल स्लेवरी। गांधी शिक्षा को इन दोनों दोषों से दूर करने वाली एक प्रबल औषधि के तौर पर देखते थे और इसमें उन्होंने कुल 11 व्रतों का उल्लेख किया और वो आपके लिए भी जरूरी है। आप अपने जीवन में अगर सिद्ध होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपको कुल 11 शर्तों का पालन करना है। उसमें कोई 12वीं शर्त की जरूरत नहीं है और शुरू बड़े सरल तरीके से सत्य से करना होगा। दूसरी सीढ़ी अहिंसा की है, तीसरी सीढ़ी आत्मसंयम की है, चौथी सीढ़ी सादगी की है। कुल 11 सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद
आप देखेंगे कि आपका अपना व्यक्तित्व ही कितना बदल जाता है। इसीलिए गांधी ने शिक्षा को आत्मोत्कर्ष से जोड़ा। व्यक्ति के अपने जो गुण हैं उनका विस्तार ये शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए। और फिर उसके बाद शरीर, मन और आत्मा, ये जो तीन तत्व हैं जो आपको परिभाषित करते हैं, तो शरीर का जो कौशल है, हस्त कौशल, हाथ के गुण, शरीर का जो कौशल है, श्रम का कौशल, श्रम करना, और फिर मन, उसका विस्तार ज्ञान के प्रकाश से। इसीलिए हम लोगों ने शास्त्रों में सुना है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय। ज्ञान का मतलब ही है कि अंधकार से प्रकाश की तरफ चलें, मृत्यु से अमृता की तरफ चलें। और तीसरा, आत्मा के अंदर श्रेष्ठता का प्रकाश, सात्विकता का प्रकाश। गांधी जी की जो ये सरल विधि थी, इसने ही दुनिया को उनकी तरफ आकर्षित किया। लेकिन हमारे लिए बहुत चिंता की बात है कि काल के प्रवाह में गांधी को हमने आम लोगों से दूर कर दिया। पिछले दिनों कलकत्ता में इसी तरह का एक संवाद था, उसकी अध्यक्षता एक बड़े विचारक कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि आपने सब बातें अच्छी से अच्छी सुनी, लेकिन गांधी बनने के लिए तो सन्यासी बनना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद रामकृष्ण मिशन के सन्यासी थे। मुझे तत्काल प्रतिवाद करना पड़ा, मुझे बताना पड़ा कि गांधी एक गृहस्थ थे, आखिरी दिन तक अपनी पत्नी, अपने बच्चों, नाती पोतों, अपने अनुयायियों के बच्चों, उनके आश्रितों का ख्याल रखने वाले गृहस्थ थे। वो सन्यासी नहीं थे। उन्होंने भगवा नहीं या गेरुआ नहीं पहना था। उन्होंने सामान्य जीवन जीते हुए, अपने दोषों पर रोज समीक्षा करते हुए एक इस तरह की जीवन यात्रा बनाई, जिसका एक एक क्षण विस्तार से सबको उपलब्ध भी कराया। अपने दोषों का ज्यादा जिक्र किया, गुणों का कम जिक्र किया। एक तीसरी बात यह है, चौथी बात पर मैं आ रहा हूं, कि गांधी जी अगर आज होते और प्रोफेसर राजपूत की तरह से, प्रोफेसर त्रिपाठी की तरह से या हमारी तरह से उनको यह मौका मिलता कि वो नई पीढ़ी को संबोधित करते, तो वो क्या बताते? जो भी राजपूत साहब ने इशारा किया, गांधी जी आपकी आंखें खोल के बताते कि देखो, राजनीतिक स्वराज तो हमारी पीढ़ी के प्रयासों से मिल गया, लेकिन अभी तीन तरह का स्वराज उसकी रचना करना बाकी है, और वो तीनों राजनीतिक स्वराज से ज्यादा कठिन है। पहला तो आर्थिक स्वराज, गरीबी और दरिद्रता से मुक्ति हुए बिना भारत का राजनीतिक स्वराज से संतुष्ट होना अपराध होगा। दूसरा, सामाजिक स्वराज, स्त्रियों का सवाल। स्त्री को वो हर अवसर और अधिकार मिलना ही चाहिए जो पुरुषों का है। ये उसके विवेक पर छोड़ दो कि उन अधिकारों में से किसका कैसा इस्तेमाल करना चाहती है। ये जो दुनिया है, ये मर्दों की बनाई दुनिया है, और उसकी सबसे बड़ी शिकार औसत औरत है, नर नारी समता। फिर उन्होंने जाति प्रथा की तरफ इशारा किया, ये छुआछूत, जिसके शिकार भारत के लगभग 1/4 आबादी है, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग। और उन्होंने कहा कि ये तो हमारी बनाई समस्या है और इसको हम ही को सुलझाना पड़ेगा। और इसके लिए खुद उन्होंने मैला उठाने का काम शुरू किया। उनके आश्रम में कोई अलग से सफाई कर्मचारी नहीं होते थे, बारी बारी से सबका नंबर आता था दूसरों का मैला उठाने का। तीसरा, उन्होंने धर्म को लेके कहा, धर्म जोड़ता भी है और तोड़ता भी है। धर्म को लेके बांटो और राज करो का 200 साल का षड्यंत्र अंग्रेजों का हम लोगों के सामने है। इसको अगर हमने एकता में नहीं बदला तो हम शाश्वत अभिशप्त रहेंगे, अपने ही बनाए दोषों से पराजित होने के लिए। और फिर उन्होंने गरीबी और अमीरी की बात भी कही कि गरीब के बारे में अमीर के मन में कोई संवेदना नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, और अमीर के मन में गरीब के मन में अमीर को लेके जलन है, नफरत है, गुस्सा है। और ये दोनों भाव रचना के भाव नहीं है, विध्वंस के भाव है। इसीलिए उनकी बातों को लेकर के आपको मालूम होगा कि गांधी की चर्चा जहां भी करिएगा 7 तरह के आलोचक आ जाते हैं। और ये मेरा आपके सामने 5वां बिंदु है। जैसे ही गांधी की आप चर्चा करिए तो गांधी के विचारों को लेकर के 7 प्रकार के ऐतराज होते हैं। दलितों के महाचिंतक बाबा साहब अम्बेडकर से गांधी की कुछ असहमतियां थीं, और उसको आज तक नई पीढ़ी के दलित चिंतकों में भी भुलाया नहीं गया है। जबकि गांधी ने अपने जीवन का आखिरी 2 दशक हर काम छोड़ करके
अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए लगाया और उसके बड़े नतीजे निकले। ये खुद भारत के राष्ट्रपति बनने का अवसर पाने वाले डॉक्टर के.आर. नारायणन ने कहा कि अगर गांधी जी का आश्रम नहीं होता तो मैं तो हाई स्कूल के आगे पढ़ ही नहीं पाता। ये गांधी का आश्रम था केरल के दूर गांव में, जिसने मुझे पढ़ने का अवसर दिया और आज मैं आपके सामने राष्ट्रपति भारत के गौरव के पद पर बैठने का सौभाग्य पा सका। इसी तरह से समाजवादी लोग, मैं उस धारा से जुड़ा रहा हूं, समाजवादियों को भी गांधी का सर्वोदय सिद्धांत नहीं समझ में आता। फिर हमारे कम्युनिस्ट मित्र, गांधी जहां अहिंसा पर आग्रह करते हैं, कम्युनिस्टों का एक बड़ा सिद्धांत रहा है कि बड़े परिवर्तन के लिए हिंसा की जरूरत है। और गांधी कहते थे कि हिंसा से क्षणिक राहत तो मिलती है लेकिन कोई टिकाऊ समाधान नहीं हो पाता, चाहे वो जाति की हिंसा हो, चाहे वर्ग की हिंसा हो, चाहे संप्रदाय की हिंसा। गांधी से इतराज करने वाले उनके निकटतम अनुयायियों में से जो बाद में राष्ट्र के नायक भी बने, वो लोग भी थे जो समझते थे कि गांधी जी भारत को बैलगाड़ी के युग में ले जाना चाहते हैं, जबकि जमाना मोटर गाड़ी और हवाई जहाज का आ गया। आप समझ सकते हैं कि मेरा इशारा भारत के लंबे समय तक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहने वाले जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और अन्य लोगों से था, जो गांधी के राजनीतिक अनुयायी तो थे लेकिन नवनिर्माण की गांधी की योजना से अलग थे। इसी तरह से जो कट्टर हिंदू धर्म और इस्लाम के मानने वाले थे, मोहम्मद अली जिन्ना और विनायक सावरकर, ये दोनों भी गांधी के धर्म संबंधी विचारों से असहमत थे। जिन्ना साहब का मानना था कि हिंदू और मुसलमान साथ रह ही नहीं सकते, मुसलमान की एकता धर्म के आधार पर हो जाएगी और हिंदू के साथ उसका रहना कठिन है। लेकिन जिन्ना साहब के मरने के 40 साल के अंदर उनका सिद्धांत टुकड़े टुकड़े हो गया, जब एक ही धर्म के मानने वाले, एक ही राष्ट्र के रहने वाले दो राष्ट्रों में बदल गए, क्योंकि भाषा की विविधता, भाषा का अंतर था। बांग्लादेश बनने के पीछे जिन्ना के सिद्धांत का स्थायी खंडन हुआ कि धर्म राष्ट्रीयता का आधार बनाना एक कठिन काम है। ऐसे ही सावरकर जी का जो चिंतन था, आज दुनिया में जितने धर्म हैं वो 70 साल से भारत में भी हैं और छोटी बड़ी घटनाओं के बावजूद भारत का सर्वधर्म संभाव का रास्ता आम लोग छोड़ने को तैयार नहीं है। तो नौजवान मित्रों और बुद्धिजीवियों, गांधी के शिक्षा स्वराज संबंधी योगदान के बारे में चर्चा करते समय आप इन 7 असहमत समुदायों का भी ख्याल रखिए और जो उनके बारे में भ्रम है कि वो तो सन्यासी थे, वो तो महात्मा थे, इसके लिए जैसा प्रोफेसर राजपूत ने कहा, मैं अभी उसको रेखांकित करना हूं कि अगर आप उनकी आत्मकथा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा शून्य से शिखर की यात्रा कैसे की जाती है। आप में से बहुत से लोगों की राइटिंग बड़ी खराब होगी, लिखावट, तो गांधी आपके साथ हैं। आप में से बहुतों को अंग्रेजी की स्पेलिंग ठीक से नहीं आती होगी, तो गांधी आपके मित्र हैं। आप में से बहुत से लोग खेल में और शरीर के निर्माण में अपने को दूसरों से कमजोर समझते होंगे, गांधी भी ऐसे ही थे, दुबले पतले, लिखावट खराब, अंग्रेजी ठीक से नहीं आना, गणित में कमजोर, अंधेरे को भूत समझना, और फिर धीरे धीरे अपने दोषों को पहचानते हुए, उनसे लड़ते हुए, उन पर विजय पाते हुए गांधी एक साधारण, बहुत ही औसत विद्यार्थी से ऐसे व्यक्ति के रूप में जीवन का उनका अंत हुआ कि आज भी उन पर हर साल दर्जनों किताबें और सैकड़ों लेख लिखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य, अहिंसा, करुणा, मैत्री, परमार्थ, इन मूल्यों को अपने जीवन में उतारने का काम किया और इसी को वो शिक्षा से जोड़ना चाहते थे। अब हम आ जाएं तत्काल के सवाल पर। इस समय सारी दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तलाश हो रही है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हम पा नहीं सके। 2000 में हमने फैसला किया था कि अगले 15 साल में हम सहस्राब्दी के विकास का लक्ष्य पूरा कर लेंगे, लेकिन न शिक्षा में हुआ, न रोजगार में हुआ, न पर्यावरण में हुआ, न स्वास्थ्य में हुआ। तो फिर सारी दुनिया के 182 देश के विशेषज्ञ बैठे और उन्होंने टिकाऊ विकास का लक्ष्य तय किया और वो टिकाऊ विकास के जो 17 लक्ष्य हैं, वो सारे लक्ष्यों का रास्ता गांधी के दिखाए रास्ते से ही गुजरता है। मैं एक छोटी किताब का जिक्र आपसे करूंगा, अपनी लाइब्रेरी में जाके देखिएगा। उसका नाम है रचनात्मक कार्यक्रम हिंदी में और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम अंग्रेजी में।
ये गांधी जी ने 1945 में देश को समर्पित किया। देश आजाद हो रहा था, लेकिन उसके नवनिर्माण की चुनौती थी। आर्थिक नवनिर्माण, सामाजिक नवनिर्माण, राजनीतिक नवनिर्माण, आध्यात्मिक नवनिर्माण कैसे होगा? तो गांधी जी ने कई ठोस सवाल, जिसको कि हम अनदेखा करने का दुस्साहस करते रहे हैं, वो उन्होंने याद दिलाया और उसके बारे में अलग अलग सूत्र दिए। ये बात 70 साल पुरानी है, लेकिन उसका जो मूलाधार था, उसका जो तत्व था, तंत्र नहीं लेकिन जो तत्व था, आज भी टिकाऊ है। और इसीलिए प्रकृति और मनुष्य के सह अस्तित्व की जो चुनौती है, और उससे भी पहले मनुष्य और मनुष्य के सह अस्तित्व की जो चुनौती है, जो परिवार से शुरू होती है। परिवार में स्त्री और पुरुष मिलकर परिवार बनाते हैं। ऐसे परिवार बहुत कम होंगे जहां स्त्री का जीवन आंसुओं से भींगा ना हो, जहां स्त्री का जीवन कुंठा से पीड़ित ना हो। जो है उनको बधाई और उनका अभिनंदन, लेकिन अधिकांश स्त्रियां यही सोचती हैं कि अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, स्त्री होने की सजा हमें क्यों देते हो। इसी तरह से जो तथाकथित पिछड़ी जातियों के, दलित जातियों के, आदिवासी समाज के लोग हैं, उनको, जो असामान्य लोग हैं, उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण और अज्ञान पर बराबर हंसी आती है। और वो कहते हैं कि ये कबीर से लेके गांधी तक, बुद्ध से लेके गांधी तक बताते बताते थक गए हमारे पुरखे, हम सुधरते ही नहीं हैं। हम जन्म आधारित विषमताओं के पुजारी बन गए हैं। हम पहले आपकी जाति पूछते हैं, फिर आपका हम मूल्यांकन करते हैं। पहले हम आपका धर्म पूछते हैं, फिर आपसे हम अपना रिश्ता तय करते हैं। ये मानवता का रास्ता है या दानवता का रास्ता है? ये दानवता का रास्ता है, ये राक्षसी सोच। इसलिए गांधी का जो सोच था, ये आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के सिलसिले में बहुत ही प्रासंगिक है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, खासतौर पर प्रोफेसर त्रिपाठी से, कि अगली बार आप प्रोफेसर राजपूत जैसे विद्वानों को इस समय की जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, इकोलॉजिकल चैलेंज, एजुकेशनल चैलेंज, 70 साल तो हो गए ना, और अब जाकर के हमने तय किया कि हम अपनी मातृभाषाओं में बच्चों की प्राथमिक शिक्षा दे पाएंगे। 70 साल, कितना समय हमने गंवा दिया, और अभी कितना गंवाएंगे। और हमने तो मान लीजिए फैसला भी कर लिया, अभी तो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका और एशिया के अनेकों अनेक देश हैं जो शिक्षा के बारे में ही सोचने को तैयार नहीं। अभी भी उनके यहाँ पर एक न्यो कॉलोनियल या कहिए नव औपनिवेशिक तंत्र का बाहुल्य है, और उधर जाने के लिए भारत जैसा देश, जो मामूली देश नहीं, हम सिंगापुर थोड़ी है, हांगकांग नहीं है, हम तो दुनिया की 1/6 आबादी है। और हमारा सांस्कृतिक विस्तार अगर आप जोड़ लें तो 1/4 दुनिया का मतलब भारत है, और उसका प्रभाव यहीं से शुरू होगा। और आप जैसा विश्वविद्यालय दुर्लभ है, आदिवासियों को केंद्र में रख करके बनने वाले बहुत कम विश्वविद्यालय, जबकि आबादी में उनका 8% है। आप जहां से प्रस्थान कर रहे हैं प्रोफेसर त्रिपाठी और आप अध्यापक मित्रों, ये राष्ट्र निर्माण के लिए बुनियादी योगदान का केंद्र बन सकता है, बशर्ते कि हम वैकल्पिक चिंतन को बढ़ावा दें। मैं अपनी बात खत्म करते समय श्रोता समाज से 4 छोटी किताबों को देखने का आग्रह करूंगा। एक है उनकी आत्मकथा, जो इस भ्रम को तोड़ेगी कि गांधी पैदा ही हुए थे संत और महात्मा। वो आप ही जैसे, हमारे जैसे सहज मानव थे। चोरी, छिप के मांस खाना, नौकर की जेब से पैसा चुरा के बीड़ी खरीदना, पिता से झूठ बोलना, जो हम आप करते गुजर चुके हैं और आज तक उसकी हमको कुंठा रहती है। गांधी उस सब रास्ते से गुजरे। शरीर के सुख के प्रति आसक्त होना, बहुत जबरदस्त आत्ममंथन से गुजरना, और फिर धीरे धीरे करके ब्रह्मचर्य के बारे में एक संकल्प लेना, ये सारा कुछ जो हमारा आपका जीवन का सच है, वही गांधी का भी सच था। इसलिए गांधी बिल्कुल सहज हैं। उनको महात्मा के उस बड़े गुंबद से उतार के नीचे लाई अपने पास, और उसका तरीका उनकी आत्मकथा को पढ़ने का। दूसरा, जो देश है उसको समझने के लिए, हालांकि किताब अब 70 साल पुरानी हो गई, लेकिन रचनात्मक कार्यक्रम नामक पुस्तिका को लीजिए, पढ़िए और खुली आंख से देखिए कि जो सवाल 70 साल पहले छोटे छोटे थे, आज वो विराट विश्व वृक्ष बन चुके हैं हमारे जीवन में, और उनसे देश को मुक्ति दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर अनदेखी करेंगे तो पांव में कांटे गड़ेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि भारत का नव निर्माण करने का रास्ता किधर से है, जिधर कांटे पांव में न गड़े। चाहे वो नेता हो, चाहे वो प्रशासक हो, और चाहे वो
अरबपति खरबपति हो, ये आनंद का जीवन जी रहे लोग हैं, जो सहज जीवन जी रहे लोग हैं, वो आज की नई पीढ़ी के लोग हैं जिनकी आबादी में 65% है। और उनके साथ मित्रवत उनकी बाह पकड़ के आगे ले चलने वालों में से गांधी का नाम जरूर प्रासंगिक है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक और किताब उनकी छोटी सी है, वो आरोग्य का रहस्य। आप में से बहुत से लोगों को अंदाज नहीं होगा, लेकिन जीवन का आधार आपका शरीर है, और इस शरीर के प्रति जितनी जल्दी आप सजग हो जाएंगे, उतना ही आपके मन के लिए, आपके बुद्धि के लिए, आपकी ज्ञान साधना के लिए अच्छा रहेगा। और वो भी गांधी का एक विनम्र निवेदन और अपने जीवन से लिया हुआ एक तरह का सबक था। तो मैं आपसे धन्यवाद के साथ ये कहूंगा कि व्याख्यान माला बहुत अच्छा काम है। 150 साल गांधी के हुए, कई कारण ऐसे हैं जिसके कारण समय बीतने के साथ गांधी हमारे ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, एक चिकित्सक के रूप में, एक अभिभावक के रूप में। हम जैसे अपने पिता माता से ज्यादा नहीं बात करते, दादा दादी से ज्यादा सीख पाते हैं, ज्यादा स्नेह मिलता है और वात्सल्य मिलता है, वैसे ही गांधी का और आपका रिश्ता है। आइए हम आपका आह्वान करते हैं कि गांधी को समझने की अपनी कोशिश करिए, और गांधी के बहाने उस समय के जितने मनीषी थे जिन्होंने देश को गुलामी के अंधकार से स्वतंत्रता के प्रकाश तक पहुंचाया, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, नेताजी सुभाष हैं, और भी ढेर सारे लोग हैं। एक बार जब आप गांधी की बाह पकड़ेंगे तो एक नए मेले में आपका स्वागत होगा। मैं आपको फिर से बधाई देता हूं और अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। So thank you so much for this excellent presentation. We'll take one question for Professor J.S. Rajput sir and one question for Professor Anand Kumar sir. So this question is for Professor Anand Kumar sir. Gandhi ji propagated Swadeshi movement and Gram Swaraj. Do you believe that the two principles have some semblance to make in India? How would Gandhi ji feel about this? Well, Gandhi ji would have approved the idea of Make in India, but it should be based upon neighborhood principle. India is a huge country from Kashmir to Kerala. So if you are making something in Kerala by importing things, raw material from Kashmir or from Assam or from Gujarat, he will not approve. He'll start gradually, incrementally, and he will like to be helping us in developing network of interdependence. तो गांव के अंदर जो चीज है उसके लिए शहर जाने की जरूरत नहीं है, जिले में जो चीज है उसके लिए दूर जगह जाने की जरूरत नहीं है, सूबे में जो चीज है उसके लिए दूसरे सूबे में जाने की जरूरत। ये आधार होगा। स्वदेशी का मतलब टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ इंडिया नहीं होगा, उनका मतलब होगा प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल, नेबरहुड प्रिंसिपल, इंटरडिपेंडेंस प्रिंसिपल। Thank you so much, sir. One question is for Professor J.S. Rajput, sir. In contemporary times, there are enormous issues arising in the name of so-called development. But how can we overcome the challenges to adopt Gandhian path to emancipation the hindrances in our society? इसका उत्तर मैं समझता हूँ अनंत कुमार जी की बात में है। मैं एक घटना सुना देता हूँ। हमारी ये जो पहली शिक्षा नीति बनी थी 1968 में, डॉक्टर कोठारी के अध्यक्षता में बने कमीशन के आधार पर बनी थी। उस कमीशन की रिपोर्ट का टाइटल था एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। करीब 25 साल बाद लोगों ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी से पूछा, जो हमारे बहुत बड़े शिक्षाविद थे, कि अगर आप फिर से चेयरमैन हो जाएं तो आप परिवर्तन क्या करेंगे उस रिपोर्ट में? हाउ विल यू मेक चेंजेस इन दैट रिपोर्ट? व्हाट चेंजेस यू विल मेक? एंड डॉक्टर कोठारी रिस्पोंडेड, आई हैव थॉट अबाउट इट. I would change the title of the report. The title was Education for National Development. Now the title would be Education for Character Building, man-making education. He said we made a mistake. If we had begun with character building, with value inculcation, with making people realize Gandhian principles, if we had focused on the village, if we had focused on the आत्मनिर्भरता and ग्राम स्वराज, आज हमारी स्थिति अलग होती. हम इन चीजों में पड़े ही नहीं होते, हमारे पास हर एक का समाधान होता. और हम आज इतने साल बाद आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं. हम ये कह रहे हैं कि हर जिले में हम वहां का उत्पाद है उसको बढ़ाएंगे. यही तो गांधी कहते रहे. मैंने इसको चीन में देखा है, चीन के स्कूलों में यही हुआ.
उन्होंने भले ही गांधी का नाम न लिया हो, बेसिक न किया, लेकिन उन्होंने हर व्यक्ति को जो उपलब्धि थी, जो काम वहां आसपास होता था, वो हर बच्चे को सिखा दिया, और उसी का परिणाम ये हुआ। तो मैं समझता हूँ इसका उत्तर इसी में निहित है कि अगर आप व्यक्तियों पर फोकस करें, चरित्र निर्माण पर करें, तो निश्चित रूप से आगे जो देश का स्वरूप होगा वो बदल जाएगा। Thank you so much, sir. I would now request Professor Bhuminath Tripathi, DSW, IJNTU Amarkantak, for extending vote of thanks. माननीय कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, परम आदरणीय प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी, आदरणीय प्रोफेसर JS सिंह जगमोहन सिंह राजपूत जी, आदरणीय प्रोफेसर आनंद कुमार जी, मेरे मित्र और इस कार्यक्रम के कन्वीनर प्रोफेसर नवीन शर्मा जी, हमारे दो बड़े मेधावी मित्र जो इस कार्यक्रम को बड़े ही सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं, डॉक्टर अभिषेक बंसल और डॉक्टर विक्रम प्रताप सिंह, तथा इससे जुड़े सुन रहे व्याख्यान को सुन रहे सभी पार्टिसिपेंट्स। मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की तरफ से सर्वप्रथम अपने माननीय कुलपति जी का आभार और अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि माननीय कुलपति जी के निर्देशन में प्रोफेसर नवीन शर्मा जी ने और हम सबकी टीम ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए प्रेरणा पाई और हम सब ने सफल आयोजन करने की दिशा में कदम उठाया है। आज पहला लेक्चर आयोजित किया गया है, तो हम सबसे पहले धन्यवाद अपने माननीय कुलपति जी को देना चाहते हैं। उसके बाद इस देश के मनीषी विद्वान प्रोफेसर JS राजपूत जी, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल के गांधी जी पर एक अतुलनीय उद्बोधन दिया, व्याख्यान दिया, उसके लिए सर हम आपके बड़े आभारी हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसके पश्चात प्रोफेसर आनंद कुमार जी, इनकी सर को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, बनारस में सर के चर्चे बहुत होते रहते थे, मेरे गुरुजी और सब बातें करते रहते थे। इनके बेबाक विचारों से मैं बड़ा सहमत भी होता हूँ और फॉलो भी करता हूँ। तो आपका लेक्चर सुन के सर बड़ा मुझे व्यक्तिगत रूप से भी आनंद आया और मुझे लगता है सभी पार्टिसिपेंट को बड़ा अच्छा लगा। मैं आपका सर हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया। सामाजिक स्वराज और आर्थिक स्वराज के बारे में जो आपने बातें कही वो बड़ी ही रिलेवेंट बातें हैं और निश्चित रूप से उसको हम सबको सोचना होगा। इसके साथ मैं दो नाम और लेना चाहूँगा प्रोफेसर नवीन जी की अनुमति से, कि जिन लोगों ने हमारी थोड़ी मदद की है इसमें, प्रोफेसर पीटर निक, एक प्लांट बायोलॉजिस्ट हैं, हम लोगों के मित्र हैं जर्मनी में। उन्होंने हमें कुछ स्पीकर तलाशने के लिए हमारी थोड़ी सहायता की है। मैं प्रोफेसर पीटर निक को इससे, हालांकि इससे जुड़े हैं या नहीं मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। प्रोफेसर गीता धर्मपाल जी शायद इससे जुड़ी हैं, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं अपने इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता मुख्य आधार अपने मित्र प्रोफेसर नवीन शर्मा जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मेरा तो नाम बस जुड़ा था DSW इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में, लेकिन सब कुछ प्रोफेसर नवीन शर्मा जी ने किया है। सारा क्रेडिट मैं उनको देता भी हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और ये मैंने जैसे पहले कहा कि ये संभव नहीं हो पाता अगर हमारे दो परम मेधावी मित्र जूनियर हमारे सहयोगी डॉक्टर अभिषेक बंसल और डॉक्टर विक्रम प्रताप सिंह ने सहयोग न दिया होता। तो मैं अपने इन दोनों अनुजों, अपने मेधावी मित्रों डॉक्टर अभिषेक बंसल और डॉक्टर विक्रम प्रताप सिंह को धन्यवाद देता हूं। मैं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं तथा सारे पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर विक्रम प्रताप सिंह मेरे ख्याल से बताएंगे कि अगला लेक्चर कब होगा। हम पुनः उस दिन फिर से इकट्ठा होंगे। आप सभी को धन्यवाद। Thank you, sir. Before signing off, this is for the information of all the participants that the next lecture in this series will be conducted on 12th August. First lecture will be at 9 a.m. on Gandhi and the Question of Friendship by Professor Ajay Skaria from University of Minnesota. And the second lecture on the same day shall be on Gandhi's Message, Truth and Integrity by Professor Nico Slate at 7 p.m. He is from Carnegie Mellon University, USA.
I'd like to thank all the audience uh, who have joined this session, and especially our two learned speakers, Professor J.S. Rajput sir and Professor Anand Kumar sir. I'm also very thankful to our Honorable Vice Chancellor sir and the organizing committee. Thanks a lot. See you again on 12th August.